हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 28 अगस्त 2020। देखिए, कोविड-19 की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ़ होंगे और ये विश भी करता हूँ कि सब कुछ सही हो जाए जल्द से जल्द। लेकिन ये जो टाइम मिला है ना आपको, जिसमें आप चाह के भी बाहर नहीं जा सकते, तो इस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करिए। मतलब ऐसी तैयारी करिए और अपने आप को इतना फोकस रखिए कि ऐसा लगे कि ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट को अपना लास्ट अटैम्प्ट समझ के अटैम्प्ट लीजिए और यूपीएससी को क्रैक करिए। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है वो 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं, आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो ट्रिब्यूनल है वो इस्टेब्लिश हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से इंस्पायर होके या इंस्पिरेशन लेके। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइएगा कि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज़ को डिनोट करता है या क्या डिस्क्राइब करता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन को। देखिए, जो एनजीटी है ना वो हाल में ही न्यूज़ में थी। क्यों? एनजीटी ने डायरेक्ट किया है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, जो प्रपोज करता है 20 से 30% तक पॉल्यूशन रिडक्शन, मतलब एयर पॉल्यूशन का रिडक्शन हो जाएगा 20 से 30% तक 2024 तक। ठीक है, तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए, एनजीटी है क्या, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि फॉर्म की गई है किस एक्ट के अंतर्गत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत। अब ये बॉडी करेगी क्या, ये बॉडी ऐसे केसेस को जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड है या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, इन सारे केसेस को इफेक्टिव मैनर में डिस्पोज करेगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए, जो ट्रिब्यूनल है ना वो इंस्पिरेशन को ड्रॉ करती है कहाँ से, आर्टिकल 21 से, इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो था वो बिल्कुल करेक्ट था। और ये जो ट्रिब्यूनल है वो फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एनसीटी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अगर आपको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है वीडियो में जिससे कि इसकी क्वालिटी को और एनहांस किया जा सके, इसकी नॉलेज को और एनहांस किया जा सके, तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे जहाँ तक है मैं खुद कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन का पार्ट और बढ़ा दिया जाए तो वो भी किया जा सकता है। जैसे कल जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसको पता ही होगा कि कल की वीडियो जो 24 से 25 मिनट की वीडियो थी, उसमें इकोनॉमिक्स के ऐसे टर्म थे जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने वहाँ पे टाइम दिया। अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन का पार्ट और बढ़े तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके मैं उतनी इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, तो चलिए अपने बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन गैलेक्सी AUDF SO1 के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये गैलेक्सी जो है वो डिस्कवर की गई है एस्ट्रोसैट का यूज़ करके। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है ये जो गैलेक्सी है वो लोकेटेड है हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये गैलेक्सी हाल में ही न्यूज़ में थी क्योंकि एक साइंटिस्ट की टीम ने जो कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स से हैं, उन्होंने डिस्कवर किया है इस अर्लीस्ट गैलेक्सी को एस्ट्रोसैट का यूज़ करके। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। और इस टीम में कौन कौन से कंट्री के साइंटिस्ट थे, इंडिया के थे, स्विट्ज़रलैंड के थे, फ्रांस, USA, जापान और नीदरलैंड के। और ये जो गैलेक्सी वो लोकेटेड कहाँ पे है, हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस गैलेक्सी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ड्वार्फ गैलेक्सीज के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं।
हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो ड्वार्फ गैलेक्सी है वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट गैलेक्सी है पूरे यूनिवर्स में। हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है इन गैलेक्सीज़ को डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इनकी ल्यूमिनोसिटी जो होती है बहुत कम होती है, इनका मास जो होता है बहुत कम होता है, इसका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं ड्वार्फ गैलेक्सीज़ के बारे में। देखिए जो ड्वार्फ गैलेक्सीज थी ना वो हाल में ही न्यूज़ में थी, क्योंकि आर्बर्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के जो एस्ट्रोनॉमर है ना उन्होंने ये पता किया था कि जो गैलेक्सीज होती है ना, ड्वार्फ गैलेक्सीज होती हैं, उनमें जो इंटेंस स्टार फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन के होने के पीछे का कारण क्या है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए यूनिवर्स में आप देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, उनका नंबर सबसे ज़्यादा है। और अगर इनका साइज़ का कंपैरिजन करेंगे आप तो ये मिल्की वे गैलेक्सी से कम 100 टाइम्स छोटी होती हैं। इसीलिए बहुत सारी गैलेक्सीज़ को ड्वार्फ गैलेक्सीज़ का नाम दिया गया है। और ये गैलेक्सीज़ जो होती है ना ड्वार्फ गैलेक्सीज़, वो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये मोस्ट अबेंडेंट गैलेक्सी है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो होता है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब इन गैलेक्सीज़ के बारे में बात करें तो ये जो गैलेक्सी होती है ना ड्वार्फ गैलेक्सीज़, इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये चमकीली बहुत कम होती हैं, ल्यूमिनोसिटी इनकी बहुत कम होती है, और इनका जो मास भी होता है ना वो भी बहुत कम होता है, और साइज़ भी छोटा होता है। इसीलिए इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस गैलेक्सी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो टाइप 054 के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है। हमें ये बताना है ये जो टर्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ये कहता है ये इंडियन नेवी का एग्जिस्टिंग तलवार क्लास ऑफ फ्रिगेट्स है। ऑप्शन ये बी ये कहता है ये चाइनीज़ मल्टी रोल फ्रिगेट है। ऑप्शन सी ये कहता है ये एक नया वर्जन है इंडो इजरायली नेवल वॉरशिप का। ऑप्शन डी ये कहता है कि ये रशिया का मॉडर्न एंटी सबमरीन न्यूक्लियर वॉरशिप है। तो बताइए ये टर्म जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। ये चाइनीज़ मल्टी रोल फ्रिगेट है। इसके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए ये जो फ्रिगेट है ना वो हाल में ही न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि चाइना ने ना 4 एडवांस नेवल वॉरशिप लॉन्च किए हैं, और ये नेवल वॉरशिप बनाए किसके लिए जा रहे हैं? पाकिस्तान के लिए। और इन 4 में से जो पहला वॉरशिप है ना उसको नेम दिया गया है टाइप 054 क्लास फ्रिगेट। देखिए जो टाइप 054 था ना ये क्लास फ्रिगेट कब ये क्लास कब लॉन्च की गई थी? ये तब एंटर की गई थी सर्विस में पहली बार पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी सरफेस फोर्स में 2007 में। तो पहली बार इंट्रोडक्शन तभी हुआ था इनका। और ये जो टाइप 054A है ना, ये जो शिप है ना, वॉरशिप है, उसका साइज़ जो है वो इंडिया की जो नेवी का जो एग्जिस्टिंग तलवार क्लास फ्रिगेट है उसके साइज़ के एकदम बराबर है, जो कि हम लोगों ने रशिया से खरीदी थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस फ्रिगेट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। हमें ये बताना है कि कौन कौन फाउंडिंग मेंबर्स है इसका। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा एंड इंडिया। तो बताइए कौन कौन फाउंडिंग मेंबर हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारे के सारे जो हैं इसके फाउंडर मेंबर्स है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इसको हाल में ही ज्वाइन किया है और इसका फाउंडिंग मेंबर बन गया है। अब इंडिया जो है सपोर्ट करेगा ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को और यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसके फाउंडिंग मेंबर के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवानिया, यूके एंड यूएस। तो ये सारे इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। देखिए जो GPAI है ना वो एक तरह का इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। देखिए मल्टी स्टेक होल्डर है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो ये मल्टी स्टेक होल्डर है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए और यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बेस्ड होगा किस पे? ह्यूमन ग्रोथ पे, इंक्लूजन पे, डाइवर्सिटी पे, इनोवेशन पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में है। हमें बताना है कि इस मिशन के जो की फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फीचर्स को देख लेते हैं। पहला है हेल्थ ID, दूसरा है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, तीसरा है डिजी डॉक्टर, चौथा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पांचवा है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। तो बताइए कौन कौन की फीचर्स हैं इस मिशन के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1, 2, 3, 4 ये सारे जो हैं ये की फीचर्स हैं इस मिशन के। जो फिफ्थ है वो इनकरेक्ट है।
इस हिसाब से जो ऑप्शन सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस मिशन। देखिए, एक नए हेल्थ इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम रहेगा, पूरा डिजिटल रहेगा, जिसमें हर एक इंडियन सिटीजन के पास यूनिक हेल्थ आईडी होगी और डिजिटाइज हेल्थ रिकॉर्ड होंगे उसके पास। ठीक है, अब इस मिशन से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है ना कि ये हेल्थ केयर सर्विसेज को और भी ज़्यादा बेटर कर देगा, एफिशिएंट कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा पूरे कंट्री में। ये जो मिशन है वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके कुछ की फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में वही है हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन्स। तो ये सारी थी इन्फॉर्मेशन। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो मिशन है ना, इसको बिल्ड करना और इसको रोल आउट करना, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की। और जितने भी कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे कि हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये सारा कुछ ऑपरेट और मेंटेन किया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, वो अपने खुद के प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के लिए, लेकिन जो कोर एक्टिविटीज़ और वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा ना, वो गवर्नमेंट के अंदर ही रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में है। हमें ये बताना है ये फंड जो है वो किस एक्ट के अंतर्गत सेटअप किया गया है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंतर्गत। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड रूल्स है ना, वो फ्रेम और नोटिफाई किए गए थे गैजेट ऑफ इंडिया में 1992 में, और लेटर ही जो इसी को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था किसमें? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, रूल 97 के अंतर्गत, जो कि आता है CGST रूल्स 2017 के अंतर्गत। तो इन्हीं सारों को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था इसमें। देखिए, जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है ना, उसको सेटअप किया गया था सेक्शन 57 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत। देखिए, अर्लियर एक और एक्ट था, कौन सा? सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944, जिसको अमेंड करके 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया क्या? एक क्रिएट किया कंज्यूमर वेलफेयर फंड को, और इस वेलफेयर फंड में उस पैसे को क्रेडिट किया जाता है जो कि पैसा नॉट रिफंडेबल है मैन्युफैक्चरर्स को। जो पैसा रिफंड नहीं किया जाता मैन्युफैक्चरर्स को, उसी पैसे को इसमें क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस फंड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो एस्ट्रोसैट के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये एक मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है। किस पे? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पे। कहाँ पे? नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो एस्ट्रोसैट है वो पहला डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है, जिसका एम क्या है? सेलेस्टियल सोर्सेज को स्टडी करना एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। देखिए, जो एस्ट्रोसैट है ना, वो मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है, जो कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के ऊपर ये मिशन है, जो कि नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में होगा। ठीक है, ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से PSLV का यूज़ करके। ये एक तरह का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन है जो कि एम करता है क्या? सेलेस्टियल सोर्सेज को स्टडी करेगा एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स में एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसका यूनिक फीचर जो है वो क्या है कि ये एक साथ मल्टी वेवलेंथ में ऑब्जर्वेशन कर सकता है बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का। तो इसका ये यूनिक फीचर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एस्ट्रोसैट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो रिवर सतलज के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो रिवर सतलज है वो ओरिजिनेट होती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वही कहता है कि जो ये रिवर सतलज है वो ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है ये कहता है कि जो सतलज का वाटर है वो एलोकेटेड है किसको? पाकिस्तान को, इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो सतलज रिवर होती है ना, वो कैलाश माउंटेन से निकलती है। कैलाश माउंटेन्स के पास कौन सी लेक है? मानसरोवर लेक है। वहीं से ये ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक फ्रॉम राकस लेक। सतलज रिवर को सतादरी के नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर के लिए, इसे दूसरा स्टेटमेंट जो था बिल्कुल करेक्ट था। देखिए जो सतलज का वाटर है ना, वो एलोकेट किया गया इंडिया को, ना कि पाकिस्तान को, इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट था वो भी इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सतलज रिवर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो गाज़ा स्ट्रिप के बारे में है। हमें ये बताना है कि ये लोकेटेड है इंडिया और किसके बीच, अरे इसराइल और किसके बीच में। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट एंड लेबनान। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इसराइल और इजिप्ट के बीच में लोकेटेड है, इसलिए ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए गाज़ा स्ट्रिप को हम लोग आइए मैप में देख लेते हैं। देखिए ये इसराइल है, इसराइल में ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से ये बाउंड्री बनाती है गाज़ा स्ट्रिप। और ये ज्वाइन किसको करती है? इसराइल का पार्ट को और इजिप्ट के पार्ट को। ये देख रहे हैं इजिप्ट यहाँ पे मेंशन है, तो इसको ज्वाइन करती है। बहुत छोटी सी टेरिटरी है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, बहुत छोटे साइज़ की टेरिटरी है। तो यही थी गाज़ा, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गाज़ा स्ट्रिप के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। If you found it knowledgeful, please hit the like button and subscribe to our channel. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video and have a good day.